हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के यूनिट 4 के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 हमारी है राजनीतिक सत्ता में सामाजिक संरचना। आज हम डिस्कस करेंगे इसके लेसन 1 को, पार्ट 1 को, जो हमारा है भारत में शक्ति संरचना जाति के संदर्भ में। यूनिट 4 में टोटल 3 चैप्टर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 का पहला चैप्टर। इसके बाद हम 2 चैप्टर भी डिस्कस कर लेंगे जल्दी से। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ग्रुप है, क्योंकि जो भी आप वीडियो देखते हैं चैनल पर, उसकी पीडीएफ आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाती है। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे इंट्रो की या परिचय की इस पार्ट के। तो देखिए, ये जाति जो शब्द है, ये जाति शब्द लिया गया है पुर्तगाल के शब्द कास्टा से। कास्टा शब्द से निकल कर आया है ये जाति शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है नस्ल या वंश। ठीक है, नस्ल या वंश का मतलब होता है भाई किस जाति से है, किस नस्ल से है। इसी से तो भेदभाव का पता चलता है कि भाई फलाना आदमी इस जाति से है, ठीक है, फलाना आदमी इस नस्ल से है। और इसी ने आगे चलकर एक भयंकर रूप धारण किया, जिससे कि समाज के अंदर भेदभाव जो है वो उत्पन्न हुआ। तो उस भेदभाव को किस प्रकार से भारत ने झेला, भारत के निम्न कोटि के लोगों ने झेला, और कैसे उस भेदभाव से हम बाहर आए, ठीक है, उस सभी को डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। भारतीय संदर्भ में इसे जाति के नाम से जाना जाता है, नस्ल को, वंश को, ठीक है। और ये शब्द, जाति शब्द कहाँ से लिया गया है? पुर्तगाल से लिया है। पुर्तगाल के शब्द कास्टा से लिया गया है, जो जन्म से संबंधित है, ठीक है। संरचनावादी जाति क्योंकि जन्म से संबंधित होती है। जो भी बच्चा जिस जाति के अंदर पैदा होता है तो वो जन्म से संबंधित है उसके। संरचनावादी जाति को कहते हैं कि भाई ये एक श्रेणीबद्ध, ठीक है, बंद श्रेणी नहीं, श्रेणीबद्ध आएगा, ये श्रेणीबद्ध समूह है। यानी कि जाति का मतलब होता है कि भाई आप एक श्रेणी के अंदर, एक समूह के अंदर जो है वो पैक है, समूह समूह से रिलेटेड है आप एक। वहीं सांस्कृतिक पद्धति कहती है कि भाई मूल्यों, विश्वासों और आचरणों का समूह है ये। जाति क्या है भाई? मूल्यों का समूह है, विश्वासों का समूह है और आचरणों का समूह है। यानी जो भी व्यक्ति जिस जाति से जुड़ा होता है उसके कुछ मूल्य होते हैं, कुछ विश्वास होते हैं, कुछ आचरण होते हैं, ठीक है। तो और अलग अलग जातियों के वो अलग अलग होते हैं। तो संरचनावादियों ने कहा कि भाई जाति जो है वो एक श्रेणीबद्ध समूह है। एक श्रेणी के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, एक समूह के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, उससे रिलेटेड है। और भारत के अंदर अलग अलग श्रेणी जो है वो बनी हुई है। और सांस्कृतिक पद्धति कहती है कि भाई मूल्यों, विश्वासों और आचरणों का समूह है, उसे हम जाति कहते हैं। सी एच कोलई ने एक परिभाषा दी है। देखिए, जब भी आप पेपर लिखने बैठते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर परिभाषा उस क्वेश्चन के आंसर में जरूर लिखें। इससे थोड़ा इफेक्ट अच्छा पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो सी एच कोलई ने एक परिभाषा दी है जाति पर। उन्होंने कहा कि जब एक वर्ग पूर्णता वंशानुक्रम पर आधारित होता है, यानी जब एक वर्ग, एक श्रेणी पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है, तब हम उसे एक जाति कहते हैं। यानी कि जब एक वर्ग या समूह वंशानुक्रम पर, यानी कि जो उसे पूर्वजों से मिला है, जो उनके पूर्वजों ने किया है और उसी चीज को वो आगे बढ़ाते हैं, उसे कहते हैं भाई जाति। उसे क्या कहते हैं? एक जाति कहते हैं। यानी कि एक वर्ग जो पूर्णतः अपने पूर्वजों के वंशानुक्रम में जो उसे मिला है और उसी पर वो आधारित है, तो उसे हम एक जाति कह सकते हैं। अतः जाति एक सामाजिक स्तरीकरण के रूप में है, जिसका संबंध एक श्रेणीबद्ध समाज से है। यानी जाति जो है वो एक समाज को इंगित करती है, समाज को बताती है, एक समूह को बताती है। और उसका जो संबंध होता है जाति का, वो एक श्रेणीबद्ध, मैंने बताया ना कि एक श्रेणी, ठीक है, एक समूह के रूप में वो समाज को प्रदर्शित करती है। यदि हम पुराने समय की बात करें भारत की, तो पांडुलिपि के अनुसार, ठीक है, पांडुलिपि के अनुसार जब प्राचीन भारत था, उस समय जो समाज हुआ करता था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। आप सभी को पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि समाज जो था उस समय प्राचीन काल में वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। समाज जो था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये जो चौथा वर्ग था ना, शूद्र, ये चौथा वर्ग शूद्र जो था वो निम्न जातियों का था,
ठीक है। यही आगे जाकर के इन्होंने दलित का रूप जो है वो धारण किया, ठीक है, जिसका उत्थान किया किसने? ज्योतिराव फूले ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो ये शूद्र जो वर्ग था, ये आगे जाकर के इन जातियों को दलित वर्ग का नाम दिया गया था। जो शूद्रों का स्थान था वो निम्न स्थान था, यानी निचला स्थान था। सबसे निचला जो स्थान था वो शूद्रों का स्थान था। इसलिए उनके साथ विभिन्न प्रकार का उस समय से ही भेदभाव जो है वो किया जाता था। अब क्या क्या भेदभाव शूद्रों ने सहा है उस टाइम से? देखिए, उनको सार्वजनिक सड़कों पर जाने की सुविधा नहीं थी, ठीक है। सार्वजनिक सार्वजनिक जो भी सुख सुविधाएं थी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अलाउड थी, वो उनको नहीं मिलती थी, ठीक है। अदालत, डाकघरों, स्कूलों तक पहुंचों से उनको वंचित रखा जाता था। यहाँ तक कि जो शूद्र कम्युनिटी में बच्चा पैदा होता था ना, उसको स्कूल पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, यानी उसको स्कूलों से दूर रखा जाता था, शिक्षा से भी उनको जो है वो दूर रखा जाता था। मंदिरों में उनको जो है जाने के लिए वंचित रखा गया था, मंदिरों से उनको दूर रखा गया था। और यहाँ तक कि उच्च वर्ग को शुद्ध करने के लिए उनकी उपस्थिति पर प्रतिबंध था। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति सामने से जा रहा है मंदिर में, और उनके आमने सामने यदि उनको यहाँ तक कि वो उनके आमने सामने ही प्रस्तुत नहीं हो सकते थे, यदि उनके आमने सामने उनके आसपास शूद्र अगर आ गए ब्राह्मण के, तो कहते थे कि भाई ब्राह्मण जो है वो अशुद्ध हो गया है, ठीक है। तो उच्च वर्ग को शुद्ध करने के लिए उनकी उपस्थिति पर जो है वो प्रतिबंध लगाए हुए थे। वेदों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी शूद्रों को। भाई शूद्र जो है, जब शिक्षा की अनुमति नहीं थी तो वेदों का अध्ययन तो वो कहाँ से ही करते? तो वेदों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी। रिहायशी और आवासीय अलगाव के कारण गांव से बाहर रहना पड़ता था उनको। उनका जो रहन सहन का ठिकाना था वो गांव से बाहर बनाया गया था। यानी कि जो कम्युनिटी, जो समाज गांव के अंदर रहते थे ना, उच्च वर्ग के लोग, जहाँ ब्राह्मण रहते थे, वैश्य रहते थे, ये सब रहते थे, वहां पर जो है शूद्रों को रहने का अनुमति नहीं थी। उनको गांव से एक बाहर जो है स्थान दिया गया था कि यदि आप गांव से बाहर रहेंगे। विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करने के लिए उन्हें वंचित रखा गया था। विलासिता की वस्तु कौन सी है? मान लीजिए जो मनोरंजन से संबंधित है, या फिर चकाचौंध से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, अच्छे कपड़े, ठीक है, चमक धमक के गहने, इन सभी चीजों से जो है उनको दूर रखा गया था। यानी ये अलाउड नहीं था कि जो भी शूद्र कम्युनिटी का है वो विलासिता की वस्तु का उपयोग नहीं करेगा। यहाँ तक कि ब्याह के समय, शादी के समय दुल्हन को ले जाने के लिए घोड़ा, साइकिल, ठीक है, सोना चांदी के गहने, पालकी पर सवारी करना, ये सब कुछ जो है शूद्रों को अलाउड नहीं था। उच्च जाति के निवासियों के निर्धारित दूरी से भीतर घूमने फिरने की अनुमति नहीं थी। यानी कि उच्च जाति के आसपास के घर के आसपास भी जाना जो है उनको अलाउड नहीं था। उच्च जातियों की उपस्थिति में संबोधन भाषा, बैठने और खड़े होने की भी सम्मान की अनिवार्यता थी। यानी यदि कोई उच्च जाति का व्यक्ति आप उनके शूद्रों के सामने आ जाता है, तो शूद्र कम्युनिटी का जो व्यक्ति होगा वो उनसे बिना पूछे खड़ा नहीं हो सकता, उनसे बिना पूछे बैठ नहीं सकता, उनके उनसे बिना पूछे वो बोल तक नहीं सकता। तो ये आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि भाई जो उस समय का समाज था वो किस प्रकार से जो शूद्र कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने भेदभाव को झेला है। और काफी लास्ट समय तक तो शूद्रों को ज्ञान ही नहीं था कि भाई उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें ये लगता था कि भगवान ने उन्हें इसी जाति का बनाया है, और भगवान के द्वारा जो बनाए गए ये वर्ग है, भाई हमें इसी प्रकार से रहना होगा। यानी कि वो इसको अपने ऊपर अत्याचार समझते नहीं थे। आधुनिक भारत की बात करें तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहले अनुसूचित जाति को जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस के रूप में जाना गया है। 1935 से पहले अनुसूचित जाति को कहा गया भाई डिप्रेस्ड क्लासेस है ये, ठीक है। और डिप्रेस्ड क्लासेस के रूप में अनुसूचित जाति जनजातियों को जो है वर्गीकृत किया गया था। इस समूह को भारतीय समाज में विकास के मामले में सबसे गरीब, कमजोर और अधीनस्थ लोगों के समूह में वर्गीकृत किया गया। यानी कि 1935 के इस अधिनियम ने बताया कि भाई जो दलित वर्ग है वो बहुत ही कमजोर है, ठीक है, बहुत गरीब है, और एक तरीके से वो अधीनस्थ, यानी कि एक तरीके से नौकर प्रवृत्ति के समूह में वर्गीकृत उसको किया गया था। भारत के 5 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति की आधी से भी अधिक आबादी केंद्रित है। उस समय बताया गया भाई, उस समय कि भाई उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, बल्कि आधी से भी ज्यादा आबादी जो है वो अनुसूचित जाति की यहाँ पर है।
अब देखिए आगे चल करके होता क्या है कि भाई अंबेडकर ने ना सबसे पहले एक तरीके से लीगल तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवाज उठाई थी। अंबेडकर ने जीवन भर जाति के उन्मूलन, जातिवाद के उन्मूलन, जातिवाद को हटाने के लिए प्रयास किए। उन्होंने समाज में समानता को स्थापित करने व स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। उन्होंने देखा, क्योंकि जो अंबेडकर थे वो स्वयं एक जो है दलित जाति से बिलोंग करते थे, दलित वर्ग से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने अपने जीवन काल में इन सबको देखा था। तो उन्होंने सबसे पहले पहचान की, उससे पहले खैर ज्योतिराव फूले इन सभी ने पहचान की थी भाई किस प्रकार से जो है दलित वर्ग का जो है वो शोषण किया जाता है उच्च वर्ग के द्वारा। तो इससे निकलने के लिए जब अंबेडकर इस काबिल हुए तो उन्होंने समानता और स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने शुरू किए थे। अंबेडकर ने निम्न जाति के उत्थान के लिए कांग्रेस में, उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता महात्मा गांधी जो थे, ठीक है, उनके साथ उनके मतभेद भी उत्पन्न हो गए थे कि भाई निम्न जाति के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसके उत्थान के लिए उन्होंने महात्मा गांधी से भी अपने मतभेद जो है वो उनके हुए थे। जून 1945 में अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी जी नामक लेख में दलितों के दृष्टिकोण से गांधी जी और गांधीवाद की कटु आलोचना भी की। भाई उन्होंने कहा उस समय 1945 में कि जो गांधी जी है और जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं दलितों पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इसको लेकर के उन्होंने कटु आलोचना जो है वो की थी, किसने? अंबेडकर जी ने। सन 1946 में क्या होता है कि अंबेडकर ने अपनी एक पुस्तक लिखी और उन्होंने बताया कि भाई शूद्र कौन है। आखिरकार जो शूद्र है, ये जो वर्ग था शूद्र, ये आगे चल करके जो दलित वर्ग में बदला, ये शूद्र है कौन। तो इसको जो है उन्होंने अपनी पुस्तक पुस्तक जो इन्होंने बनाई थी, अंबेडकर जी ने पुस्तक लिखी थी शूद्र कौन है, इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है ये। तो इसमें बताया गया कि एक्चुअल में शूद्र है कौन। इसके साथ देखिए सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना की थी ज्योतिराव फूले ने। इसके माध्यम से इन्होंने बताया कि निम्न वर्ग को उच्च वर्ग द्वारा उन पर किए गए शोषण के प्रति जागरूक किया जाए, या जागरूक कैसे करना है, ठीक है। यानी कि लोगों को ये जानकारी बहुत देना जरूरी था कि भाई जो शूद्र या दलित वर्ग के जो लोग हैं वो इस बात से जानकारी प्राप्त कर पाए, वो जान पाए कि किस प्रकार जो उच्च वर्ग है वो उनका शोषण कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना की थी ज्योतिराव फूले ने। इसके माध्यम से उन्होंने जागरूक किया लोगों को। प्रथम कानून मंत्री बने थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, और इन्होंने सबसे पहले हिंदू कोड बिल को पारित किया था। ठीक है, हिंदू कोड बिल का क्या काम था? इस कानून का उद्देश्य था कि हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार लाना है। यानी कि जो सामाजिक भेदभाव जो चल रहा है, जो समानता नहीं है, उस समानता को लेकर के आना है। दलित वर्ग को जो एक तरीके से वंचित रखा गया है उसको जो है समान जीवन का दर्जा जो है दिलाना है। तो ये काम ठीक किया था हिंदू कोड बिल ने। स्त्रियों के लिए तलाक की व्यवस्था में सुधार करना, संपत्ति में सुधार करके हिंसा हिस्सा जो है प्रदान करना। यानी कि उस समय क्या था कि पितृसत्तात्मक समाज थे, तो स्त्रियों को जो है हिस्सा नहीं मिलता था संपत्ति में, एक तरीके से उनके जीवन को नकार दिया जाता था। तो इस सभी चीजों में सुधार का काम किया था किसने? हिंदू कोड बिल ने। अंबेडकर ने अपने जीवन में महात्मा गौतम बुद्ध, कबीर, ज्योतिराव फूले के विचारों से वो प्रभावित थे। ठीक है, ज्योतिराव फूले को तो वो अपना गुरु भी मानते थे, क्योंकि ज्योतिराव फूले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दलित समाज के लिए जो अपनी आवाज उठाई थी। दलित समाज का उत्थान करने में इनका बहुत बड़ा रोल था, और इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, उन्होंने भी इनका साथ दिया था। अंबेडकर की तारीफ जो है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी की गई थी कि भाई भारत के अंदर समाज में मानव अधिकारों के लिए किए गए जो संघर्ष है और जो सुधार है, इन सब की सराहना, तारीफ जो है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर की गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। बी आर अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले विरोध किया था। भाई इन्होंने कहा जो ये वर्ण व्यवस्था ये बनाई गई है ना, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने कहा ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था है जिसमें सिर्फ उच्च स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त है, और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भाई शूद्रों का किस प्रकार से शोषण किया जाए। तो हिंदू समाज में पाई जाने वाली वर्ण व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन था, उस व्यवस्था को अंबेडकर ने सिरे से नकार दिया था, उसको स्वीकार नहीं किया था, और इसको एक बेकार व्यवस्था जो है इन्होंने बताया था। अंबेडकर ने छुआछूत को समाज में एक नई बुराई मानते हुए, एक बुराई मानते हुए, और बुराई माना कि भाई जो छुआछूत जो फैला रखा है, उस समय क्या था भाई जो दलित व्यक्ति थे वो किसी को छू नहीं सकते थे, तो छुआछूत की जो बीमारी एक तरीके से फैली हुई थी उस समाज के अंदर। तो कहते थे कि भी एक प्रकार से समाज में एक कलंक है, जो छुआछूत है ये समाज में एक प्रकार से कलंक है।
इनके कारण समाज की अनुसूचित जाति जनजातियों को समाज में जो समान अधिकार है वो प्राप्त नहीं होता और उनके लाभ से जो है उनको वंचित रखा जाता है। यानी कि इस बुराई के द्वारा जो है जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जाति, इनको इनके लाभ से जो है वो दूर रखा जाता है। तो इसका विरोध किया इन्होंने। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। अंबेडकर ने कहा भाई जाति प्रथा के ये कट्टर विरोधी थे। जाति प्रथा के विरोधी होने के कारण वे स्वयं इनको भोग चुके थे, क्योंकि वो स्वयं एक दलित समाज से संबंधित थे तो वो इसको भोग चुके थे। इसीलिए उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा भाई जाति प्रथा जो है एक कलंक है हमारे समाज के लिए। उनके अनुसार व्यक्ति को समाज में उनके कार्यों की उपेक्षा सम्मान नहीं मिलता, अपितु जाति के आधार पर समाज में सम्मान प्रदान किया जाता है। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर मापा जाना चाहिए, ना कि उसकी जाति के आधार पर। लेकिन हमारा समाज उस समय में था क्या कि भाई व्यक्ति के अंदर कितने ही विशेष गुण हो, कितने ही अच्छे कार्य कर रहा हो, यदि वो निम्न जाति से है तो उसको समाज के अंदर वो सम्मान दर्जा जो है वो नहीं मिलता था। हिंदू कोड बिल का समर्थन, प्रथम कानून मंत्री होने के नाते इन्होंने हिंदू कोड बिल को पारित किया था और उसका समर्थन किया था। अंबेडकर संपूर्ण जीवन समाज में विद्यमान अस्पृश्यता, छुआछूत जिसे कहते हैं, जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए प्रयासरत थे, जिसके लिए इन्होंने हिंदू कोड बिल का जो है समर्थन किया और हिंदू कोड बिल को पारित किया था। स्वतंत्र भारत के अंबेडकर जब प्रथम कानून मंत्री बने तो वह हिंदू कोड बिल को लाकर समाज में सभी को समान अधिकारों के पक्ष में थे। अंबेडकर के प्रयासों से ही हिंदू कोड बिल जो है वो पारित भी हुआ था। तो हिंदू कोड बिल किस लिए लाया गया था कि भाई जो दलित समाज है उनको समान अधिकार समाज के अंदर प्राप्त हो। अंबेडकर ने समाज में निम्न उत्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। इन्होंने दलित समाज को एक नारा दिया था, ठीक है, कि भाई दलित समाज यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें सबसे पहले शिक्षित बनना होगा, फिर तुम्हें संगठित रहना होगा और फिर संघर्ष करते रहो अपने अपने जो तुम्हारे अधिकार है उनको प्राप्त करने के लिए। तो ये इन्होंने एक नारा दिया कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस नारे को इन्होंने प्रचलित किया दलित समाज के उत्थान के लिए। इन 3 शब्दों के माध्यम से अंबेडकर ने निम्न जातियों का उत्थान करने का प्रयास किया था। इसके बाद देखिए दलित सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण क्या क्या बनाए गए, ठीक है। तो अनुसूचित जातियों के उत्थान के प्रति सरकार का दृष्टिकोण जो है वो ठीक हुआ। सरकार ने इनके ऊपर ध्यान देना शुरू किया, भाई दलित समाज को भी समाज में जो है समान अधिकार मिलने चाहिए। तो सरकार ने कहा भाई जो दृष्टिकोण या फिर जो नियम कानून बनाए जाए वो दो विचारों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। पहला इन्होंने कहा भाई सभी जो पिछड़ी जातियां हैं उनको समाज में अन्य लोगों के बराबर लाना होगा। यानी कि प्रथम कदम इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो हमें ये काम करना होगा कि जितनी भी जनजातियां हैं, जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं, उनको समाज में जो अन्य लोग हैं, जो अन्य जातियां हैं, उनके बराबर लाना होगा। इसको इन्होंने प्रथम उद्देश्य माना था सरकार ने उस समय। दूसरा इन्होंने कहा भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया में उनके प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहित करके उन्हें समाज में बहिष्करण और भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा को प्रदान करना होगा। यानी सरकार ने कहा एक तो भाई लोगों के बराबर लाना होगा अन्य जातियों को। दूसरा उन्होंने कहा भाई सामाजिक स्थिति के अंदर बराबर लाना होगा, ठीक है, आर्थिक स्थिति के अंदर बराबर लाना होगा। इसके साथ साथ जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें भी जो दलित समाज है वो प्रबल भागीदारी बने, ठीक है, उसकी भागीदारी जो है वो मजबूत रहे, उसको लेकर आना होगा। और जो समाज में उनका बहिष्करण किया गया है उसके प्रति सुरक्षा प्रदान करनी होगी, ठीक है, भेदभाव के प्रति सुरक्षा प्रदान करनी होगी। तो ये सभी चीजें जो है सरकार ने उस समय निर्धारित की। तो उन्होंने 2 पहल की थी भाई, पहले तो उनको सुरक्षा प्रदान करो, जो समाज उनका बहिष्कृत करता है, जो उन्हें निम्न प्रकार के शब्द बोलता है, उसके प्रति सुरक्षा प्रदान करो। फिर उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करो, उनकी सामाजिक स्थिति को ठीक करो और राजनीतिक में उनकी एक जो है भागीदारी बनाओ। तो आगे चल करके हुआ क्या था भाई, आपको पता ही होगा, आज के समय में बहुत सारी जो सीटें होती हैं, चाहे वो छोटे लेवल का चुनाव हो या बड़े लेवल का चुनाव हो, वहां पर कुछ सीटों को जो है वो आरक्षित किया जाता है अनुसूचित जातियों के लिए, आप सभी को पता ही होगा। तो इससे क्या हुआ, आगे चल करके इनकी भागीदारी बढ़ी, इनके प्रतिनिधित्व जो करते थे वो समाज के अंदर आए, ठीक है, वो सत्ता के अंदर आए, उन्होंने और अच्छे से अपनी जातियों को जो है वो संवारा। तो ये सभी काम आगे चल करके भारत सरकार ने किए थे। संविधान का जो अनुच्छेद 46 है ये प्रावधान करता है, अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य में समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है, उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करना होगा।
तो संविधान में ये अनुच्छेद बनाया गया, अनुच्छेद 46 हमें बताता है कि भाई जो समाज के अंदर अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं, जो वो कमजोर वर्ग है, उनको एक बेहतरीन शिक्षा प्रदान करनी होगी, ठीक है, उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखना होगा। और समाज में यदि कोई भी उनके प्रति कोई अन्याय करता है, कोई उन्हें जाति सूचक शब्द से बोलता है या कुछ और करता है, उनका शोषण करता है, तो उसके प्रति जो है वो कानून का निर्माण किया गया है, ठीक है, उसके प्रति जो है वो सुरक्षित जो है उनको रखा जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आप सभी को पता ही होगा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, ठीक है। ये एस सी एस टी जो एक्ट है ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये एस सी एस टी जो एक्ट है वो क्या देता है, वो आरक्षण देता है। कहाँ? शैक्षणिक संस्थानों में, जो शिक्षा प्रदान करने के संस्थान है वहाँ सभी इनको आरक्षण मिलता है। इसका प्रावधान कौन करता है? ये करता है अनुच्छेद 15(4), ठीक है। 15(4) के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि भाई SC ST को जो है क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। जबकि पदों पर और सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान, इसके साथ साथ आप सभी को पता ही होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई SC से बिलोंग करता है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, यदि उसकी नौकरी लग जाती है तो आप सभी को पता होगा कि पद उन्नति, ठीक है, पद उन्नति और पदों पर खास तौर से उनके लिए पद जो है वो आरक्षित रखे जाते हैं। तो सेवाओं में यानी नौकरियों में उनका आरक्षण जो है प्रावधान किया गया है नौकरियों में। ये कब किसमें किया गया है? ये अनुच्छेद 16(4) का और अनुच्छेद 16(4) खा, इन सभी के अंदर नौकरियों में, ठीक है, और सेवाओं में जो है वो आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। किनके लिए? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षण एवं उन्नत करने के लिए संविधान में कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें कि वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में समर्थ हो सके। यानी कि ये सारे जो प्रावधान अभी मैंने आपको बताया वो तो किए ही गए हैं, इसके साथ साथ कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में अपना योगदान दे सके, राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में वो जुड़ सके। इसमें क्या है भाई? अनुच्छेद 164(1) ये उपबंध करता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा। यानी कि अनुच्छेद 164(1) बनाया गया और इन राज्यों के अंदर जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके लिए भाई एक मंत्री विशेष बनाया गया। यानी एक मंत्री का काम था कि भाई वो इन अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण का काम करे, ठीक है, जो साथ ही अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य का भार साधक होगा। यानी उस पर भार डाल दिया गया कि भाई तुम्हारा काम होगा, एक मंत्री को बना दिया गया, तुम्हारा काम है किस प्रकार से इनके साथ हो रहे भेदभावों को दूर करना, ठीक है, इनके कल्याण से संबंधित जो कार्य है उसको आगे बढ़ाना। तो एक मंत्री का निर्माण किया गया था इन सभी राज्यों में। अनुच्छेद 243 खा ये क्या कहता है? घा, ठीक है, अनुच्छेद 243 घा क्या कहता है कि भाई पंचायतों में, जो पंचायती, आप सभी को पता होगा हरियाणा के अंदर पंचायती राज होता है, ठीक है, और ऐसे कई स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज होता है, ठीक है। तो पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का उपबंध भी करता है कौन? अनुच्छेद 243 घा। पंचायती चुनाव होते हैं, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो पंचायती चुनाव के अंदर भी सीटों को आरक्षित किया गया है, जिसमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति होती है इनकी सीटों को आरक्षित रखा जाता है। यानी कि उस सीट पर सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 330 बनाया गया है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का उपबंध करता है ये। तो ये सभी आप देख पा रहे हो कि ये जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, अनुच्छेद 330 हो गया, 243 हो गया, इन सभी का काम था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनकी राजनीति में भागीदारी बने। और जब राजनीति में इनकी भागीदारी बनेगी तो ये देश की जो राष्ट्र की जो मुख्य धारा है उससे जुड़ पाएंगे और अपनी जातियों का उत्थान जो है ये लोग कर पाएंगे। तो लोकसभा में भी इनकी जो सीटें हैं इनको रिजर्व किया जाता है, ठीक है, SC ST की जो सीटें इनको रिजर्व किया गया है, आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। अनुच्छेद 332 बताता है कि भाई विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाए। यानी कि जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं ना, ठीक है, MLA वाले, यहाँ पर भी सीटों को आरक्षित किया जाता है। किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार ने अनुसूचित जाति
और जनजातियों को सत्ता के केंद्र में रखा है एक तरीके से, ठीक है। यानी सत्ता से इनको जोड़ा है, राजनीति से जोड़ा है, आर्थिक स्थिति से जोड़ा है। और आज के समय की बात करें तो आज के समय में सभी को समान दर्जा दिया जाता है, ठीक है। सरकार के अंदर, समाज के अंदर इन सभी को समान दर्जा दिया जाता है और इनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून जो है वो हमेशा तत्पर जो है वो खड़ा रहता है। अनुच्छेद 334 की बात करें तो ये प्रावधान करता है कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं में, ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नामांकन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जनवरी 2010 तक जारी रहेगा। यानी जो एंग्लो इंडियन समाज होता है उसके प्रतिनिधित्व में भी अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति एंग्लो इंडियन है, ठीक है, और वो अनुसूचित जाति या जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है, इसका इस समुदाय से रिलेटेड है, तो उसमें आरक्षण दिया जाता है इनकी सीटों को भी, ठीक है। तो ये जो आरक्षण है ये 2010 तक जारी रहेगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 334 में। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।